हेलो फ्रेंड्स, आवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आपकी लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को कवर कर लेंगे और आप लोग इसके बाद चलेंगे संधारित्र और परावैद्युत नामक चैप्टर में। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक था, लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसे कैसे डेरिवेट किया जाता है, इसके लिए आप ये समझिए कि हम लोग मानेंगे कि दो बिंदु आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बताएंगे कि दो बिंदु आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से या एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक दूसरे के समीप लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य या फिर निकाय बनाने में किए गए कार्य की गणना करने में जो कार्य करना पड़ता है, आप ऐसे बताएंगे कि दो बिंदु आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य को किया गया जो कार्य होता है उसी को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अनंत से क्या बताएंगे, दो बिंदु आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर किसी निकाय को बनाने में किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ आप बताएंगे कि एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि दो बिंदु आवेश को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर किसी निकाय को बनाने में जो कार्य करना पड़ता है अथवा जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम लोग मानते हैं कि माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाकर किसी निकाय को या एक दूसरे से r दूरी पर, ये मान लीजिए अभी कोई बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से अनंत दूरी पर रखे हैं। इनको हम लोग एक दूसरे से r दूरी पर लाकर किसी निकाय को बनाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो एक दूसरे से r दूरी तक लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो आवेश Q1 के कारण r दूरी पर कितना विभव उत्पन्न होगा, ऐसे आप लिखेंगे तो आवेश Q1 के कारण r दूरी पर उत्पन्न विभव V1 बराबर 1/4πε0 Q1/R1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, या Q1/R हो जाएगा। और आप बताएंगे कि आवेश दूसरे आवेश Q2 को अनंत से r दूरी तक लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य, आवेश Q2 को आगे आप बताएंगे कि आवेश Q2 को r दूरी तक लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य, स्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर, देखिए r दूरी तक लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य हो जाएगा V1 इंटू Q2। V1 का मान है 1/4πε0 Q1 Q2/R हो जाएगा। पूरा का पूरा ये देखिए Q1/R यहाँ से लिया और Q2 यहाँ पर रख दिए, W बराबर ये आ गया। और आप बताएंगे कि यही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात U बराबर W। तो W बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2/R जूल हो जाएगा, R जूल, ये हो गया। और आप मान लीजिए कि यदि ये आवेश दोनों समान प्रकृति के हैं, आवेश कैसे हैं, समान प्रकृति के, तो एक दूसरे के समीप लाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। यानी कि यदि जो आवेश लिए जाएं वो कैसे हों, आवेश समान प्रकृति के हों, समान प्रकृति के, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। U का मान बढ़ेगा एक दूसरे के समीप लाने पर। यदि आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो विपरीत प्रकृति के होंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान घटेगा एक दूसरे के समीप लाने पर। तो और यदि हम मान लीजिए कि हमारे पास
दोनों बिंदु आवेशों में से कोई एक बिंदु आवेश ऋणात्मक है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होगी। इसके बारे में नोट पॉइंट है कि आप दो समान प्रकृति के आवेश को पास पास लाएंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, विपरीत प्रकृति के आवेश को लाएंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी। और यदि दो विपरीत आवेश, यदि दो बिंदु आवेशों में कोई एक आवेश ऋणात्मक हो तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा। मान लीजिए हम आवेशों से मिलकर कोई निकाय बनाते हैं, ये एक निकाय बनाते हैं, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ पर Q3 है। किसी को हम लोग माइनस कर दें, इसको चलिए माइनस कर देते हैं। इसके बीच की दूरी है R1, R2, R3। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी आप बताइए। यहाँ पर आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का डायरेक्ट फार्मूला देखिए, आ जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन हो जाएगा। और साथ में आपका देखिए सब में रहेगा इतना, तो Q1 Q2 अपान R1, Q2 माइनस में है इसलिए माइनस Q1 Q2 अपान R1, ये देखिए ये प्लस ये माइनस, दूसरा माइनस Q2 Q3 अपान R2। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, प्लस ये आपका प्लस माइनस का माइनस बनेगा, ये प्लस Q1 Q3 अपान R3 हो जाएगा। ये आपका जूल आ जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेश समूह के कारण या फिर कई आवेश से बने एक निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग चर्चा करते हैं और ज्ञात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगला अपना टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की, चलिए यहाँ पर लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए आप माना किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाकर स्थापित करने में W कार्य किया जाता है। या आप बताएंगे कि अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा अथवा जो ऊर्जा व्यय होगी उसे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ आप बताएंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य को वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बराबर, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस Q आवेश पर बल गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी, माइनस Q आवेश पर बल गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी। अतिरिक्त दूरी कितना चलना पड़ेगा, तो 2L अतिरिक्त दूरी चलेंगे। यहाँ पर माइनस Q पर जो बल है F बराबर कितना होता है, QE हो जाएगा। Q पर बल F बराबर QE हो जाएगा। और ये माइनस से चली गई अतिरिक्त दूरी कितनी है, 2L, तो चली गई अतिरिक्त दूरी 2L है। और यहाँ से 2QL बराबर होता है P, तो माइनस PE हो जाएगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसे हम लोग कहते हैं U0 बराबर, ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U0 बराबर माइनस PE, और साथ में इसका जो मात्रक है वो भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस PE जूल। इतना आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। और यदि वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ ना रखकर बल्कि थीटा कोण बनाते हुए रख देते हैं, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U थीटा बराबर वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य प्लस U0। U0 मतलब ये जो सीधा यहाँ पर आपकी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है उसको भी लिख देंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, PE1 माइनस कॉस थीटा और प्लस U0 हो जाएगा। PE1 माइनस कॉस थीटा प्लस U0, और यहाँ आप गुणा करेंगे तो देखिए ये बनेगा PE माइनस PE कॉस थीटा, और U0 का मतलब माइनस PE, माइनस PE प्लस PE कट गया, माइनस PE
cos थीटा आंसर आ जाएगा u थीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस PE cos थीटा जूल हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा जूल। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके केस के बारे में चर्चा करते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट में जब थीटा इज इक्वल टू 0 अंश तो यहाँ पर u0 बराबर कितना हो जाएगा माइनस PE cos 0 अंश, अर्थात cos 0 अंश का मान कितना होता है, तो cos 0 अंश का मान आप बताएंगे कि 1 होता है। यहाँ पर u0 बराबर हो जाएगा माइनस PE जूल, यानी कि किया गया कार्य ऋणात्मक होगा और इसे बोलते हैं अस्थाई संतुलन की अवस्था। अस्थाई संतुलन, इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव का कि स्थायी संतुलन की अवस्था। और दूसरा केस नंबर 2 में आप कहेंगे कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपका आ जाएगा u90 बराबर माइनस PE cos 90 अंश और यहाँ पर माइनस PE गुणे 0 और u90 बराबर हो जाएगा 0 और जूल, यानी कि यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा 0 और इस समय यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा, इस समय यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा। तीसरी स्थिति आती है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो u180 बराबर माइनस PE cos 180 अंश, इसका मान माइनस 1 होता है, माइनस PE माइनस 1 और ये हो जाएगा PE u 180 अंश बराबर कितना आ गया PE जूल, और इसे बोलते हैं अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन की अवस्था, वैद्युत द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन की अवस्था। और यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पढ़ेंगे संधारित्र और परावैद्युत के बारे में। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बाय।